नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। और आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1892 उस पर चर्चा करेंगे, उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद और उसके बाद जो फिर शिक्षा का प्रसार हुआ, उसके माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का जो है एक ज्वार उत्पन्न हुआ। और उस ज्वार के बाद साथ साथ में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने इस ज्वार को और बढ़ाया, भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। इन्हीं में एक घटना थी लॉर्ड रिपन द्वारा जब 1883 में एक विधेयक पेश किया गया, जिस विधेयक को इल्बर्ट बिल कहा जाता है। और इसमें ये प्रावधान था कि भारतीय मजिस्ट्रेट जो होते थे उनको, जो भारत में यूरोपीय बसे हुए थे, उनके मुकदमों को सुनवाई का अधिकार दिया गया था। तो इस इल्बर्ट बिल का यूरोपियन जो है विरोध करते हैं और इस विरोध के बाद जो है बिल वापस हो जाता है। ये बिल तो वापस हुआ, पर भारतीयों को ये लगा कि वास्तव में अंग्रेज हमको दोयम दर्जे का समझते हैं। इससे उनमें जो है राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। और उसके बाद फिर 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से भारतीयों को एक ऐसा मंच मिल गया जिस मंच के माध्यम से वो अपनी बात अंग्रेजों के सामने रख सकते थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में फिर भारतीयों की मांगों को ध्यान में रखते हुए भारत परिषद अधिनियम 1892 में आता है। और इस अधिनियम की क्या मुख्य बातें थी, क्या विशेषताएं थी, आइए उनको जान लेते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु था इस अधिनियम का, इस अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीय परिषद होती थी और प्रांतीय विधान परिषद होती थी, उनमें एक्स्ट्रा गैर सरकारी यानी अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की जो है संख्या बढ़ाई गई। और चूंकि संख्या तो बढ़ाई गई, पर जो उसमें बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही रहा। यानी इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिसके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सदस्यों को इसमें लिया जा सके। पर जो बहुमत इसमें रखा गया वो बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रखा गया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा जो भारतीय सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पर उनको वोट करने यानी मतदान करने का अधिकार नहीं था। और अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक यानी उन्होंने कोई प्रश्न पूछा और उसका जवाब आया और फिर उस पर वो प्रश्न पूछते, काउंटर प्रश्न पूछते, तो उसको अनुपूरक प्रश्न बोलते हैं। उस अनुपूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार जो है भारतीयों को नहीं था। उसके बाद इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। यानी इस अधिनियम की जो विशेषता थी निर्वाचन पद्धति का, वह ये थी कि जो प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य जो आते थे उनको नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल जो थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके उनको वहाँ भेजते थे। और इन सदस्यों को जो है मनोनीत सदस्य कहा जाता था। यानी इस प्रकार इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें होती थी उन दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। तो इस प्रकार यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। आज की क्लास आपने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।